हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म एलिवेट एकेडमी पर। तो आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि जो केवीएस के अंदर आप टीजीटी साइंस कैसे लग सकते हो। काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट थे बच्चों कि केवीएस को लेकर कि केवीएस के बारे में ऑल अबाउट टीजीटी साइंस है, उसके बारे में सब कुछ हमें यहाँ पर डिस्कस कर दीजिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और दूसरा उसमें जो सिलेबस मेंशन है वो क्या रहने वाला है फॉर टीजीटी साइंस। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे काफी यूट्यूब पर वीडियो आ चुकी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। टीजीटी साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, बट वो इतनी सारी वीडियो है, फिर भी बहुत सारे कमेंट थे तो मुझे लगा कि मैं भी इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। वैसे मैंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको एक पेज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दिया था कि आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहने वाला है। फिर भी इतने कमेंट थे तो उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि केवीएस के अंदर आप टीचर लगोगे तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो ये जो 3 एलिजिबिलिटी है केवीएस में, ये 3 एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इस बात का मतलब ये है, देखो हमारी जो ग्रेजुएशन वो 6 सेमेस्टर के अंदर होती है। 3 साल हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल हमारे डिवोटेड होते हैं। तो 3 साल में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। एग्रीगेट 50% होना चाहिए। 50% से ऊपर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मानो एक सब्जेक्ट, एक जो साल है उसके अंदर आपके 40% बन रहे हो, लेकिन दूसरे जो साल है उसके अंदर आपके 70% बन रहे हो, तो आपके टोटल एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, तो एक एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन में। दूसरी है आपकी जो बीएड है, बीएड के अंदर एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स से नीचे रह जाते हो तो आपको इनवैलिड माने जाते हो, एलिजिबल नहीं हो। थर्ड, आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के टीचर लगना चाहते हो तो आपका सीटेट पेपर 2 साइंस से क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तीनों एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है आपकी एज की, 35 ईयर एज होती है। 5 ईयर्स का क्या होता है आपका रिलैक्सेशन होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट आप एलिजिबल के जो टीजीटी साइंस में बच्चे हैं वो किस में एलिजिबल नहीं है। तो देखो हमारे पास जो साइंस है उसमें 2 चीजें होती है, एक होते हैं नॉन मेडिकल वाले बच्चे, एक होते हैं मेडिकल वाले बच्चे। ठीक है, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं जिसके पास पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो केवीएस के अंदर टीजीटी साइंस नहीं लग सकते। जिसके पास पीसीएम होता है वो केवीएस के अंदर टीजीटी साइंस नहीं लग सकते क्योंकि उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं करता। तो यहाँ पर पीसीएम वाले बच्चे हैं वो नॉट एलिजिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ केवीएस टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल है, केवीएस टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स ऑनर्स कर रखा हो चाहे केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा हो, आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। तो आप नॉन मेडिकल वाले बच्चे टीजीटी साइंस नहीं लग सकते और टीजीटी मैथ ही लग सकते हैं केवीएस में। ये तो हुई हमारी एलिजिबिलिटी की बात। अब जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको लेकर बहुत डाउट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बता देती हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके पास बायोलॉजी है, ग्रेजुएशन में आपके पास बायोलॉजी है या फिर लाइफ साइंस है, ठीक है, आपने 3 साल या तो बायोलॉजी से कर रखा है या फिर आपके पास लाइफ साइंस है, 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर। ठीक है, 6 सेमेस्टर आपके पास ये चीज होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास फिर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट 1 साल आपने पढ़े हुए होने चाहिए। कोई 2 सब्जेक्ट 1 साल आपने पढ़े हुए होने चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। वो 2 सेमेस्टर ये नहीं कि पहले 2 सेमेस्टर हो, या मतलब कोई भी 2 सेमेस्टर आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए। पूरी 3 साल आपके पास बायोलॉजी और लाइफ साइंस से अगर आपने बीएससी कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो बीएससी है वो बायोलॉजी या लाइफ साइंस से हो, प्लस इसके साथ ये 2 सब्जेक्ट हो जो आपने सिर्फ 2 सेमेस्टर के अंदर पढ़े हुए हो। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है आपकी बॉटनी है। ठीक, आपने जो बीएससी के अंदर बॉटनी ले रखी, चाहे आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी हो यहाँ पर या फिर ऑनर्स से कर रखी हो, तो आपके पास या नॉर्मल बीएससी हो या ऑनर्स हो, आपके पास बॉटनी है, साथ में साथ केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल ये दोनों आपके ने पढ़े हुए होने चाहिए। थर्ड, आपके पास जूलॉजी है, इसका रिवर्स ही है। यहाँ पर आपके पास जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी 2 सेमेस्टर 1 साल आपने पढ़े हुए यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये
आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। लाइफ साइंस के सब्जेक्ट आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी से है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में ये 2 कॉम्बिनेशन आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये आपके पास जो आपका टीजीटी साइंस है उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनता है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, इसके दो सब्जेक्ट। इसमें से आपके पास बॉटनी हो तो दोनों ये 2 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। आपके पास जूलॉजी है तो केमिस्ट्री, बॉटनी 2 सेमेस्टर आपने यहाँ पर पढ़े हुए होने चाहिए। अब हम बात करते हैं जो केवीएस के अंदर टीजीटी जो साइंस है उसका सिलेबस कैसा आता है, कैसा सिलेबस गिवन होता है। अब हम जो अपना केवीएस है उसका सिलेबस देख लेते हैं टीजीटी साइंस का, कि उसमें क्या क्या सिलेबस उसके अंदर मेंशन है, साइंस में कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ में बताती हुई चलूंगी और कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन सा सिलेबस उसने मेंशन करके दे रखा है। सबसे पहला हमारे पास मैटर, सबसे पहला है हमारे पास मैटर। मैटर के बारे में, मैटर का जो नेचर है और बिहेवियर है दोनों को पढ़ना है। यानी कि मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है। और जो मैटर की स्टेट होती है, पांचों, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टीन, सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसका जो बिहेवियर है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, ये सारी प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरा है नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो नेचर है वो कैसा है ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। मैटर की यहाँ पर 2 यूनिट रखी है। कंप्लीट हमें मैटर के बारे में कंप्लीट यहाँ पर क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना। डाल्टन लॉ क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल में ये सारी चीजें तुम्हें वहां पर पढ़नी पड़ेगी। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर 2 यूनिट हमारी एटम की दे रखी है। देखो 2 यूनिट यहाँ पर मैटर के बारे में दे रखी है, 2 यूनिट यहाँ पर हमारी एटम के बारे में दे रखी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में तुम क्या पढ़ोगे यहाँ पर, कि जो हमारा थॉमसन ने है ना कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था, रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था, बोहर ने कौन सा मॉडल दिया था, हमारी ये सारी चीजें, ये मॉडल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, चार्ज क्या है इनके ऊपर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। ये 2 यूनिट हमारी एटम के बारे में। नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, बैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है, अनबैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है, या फिर हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सारी रिएक्शन, जितनी तुम्हारी रिएक्शन होती है, जितनी रिएक्शन होती है वो सारी तुम्हें यहाँ पर करनी है। तुम्हें 4 रिएक्शन देगा और 4 तुम्हें यहाँ पर रिएक्शंस के नेम देगा। ठीक है, तो तुम्हें वो नेम आपस में मिलाने हैं कि कौन सी रिएक्शन किसकी है, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कंबस्शन रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, इस टाइप की तुम्हें रिएक्शन मिलेगी। तो ये भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट, एसिड बेस सोल्ट में पीएच पूछता है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पूछता है, इसी टाइप के तुम्हें एसिड बेस सोल्ट में मिलेंगे। ठीक है, और पीएच से तो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है। तो एसिड बेस एंड सोल्ट भी अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में जो तुम्हारे लास्ट के अंदर पूछा था ऑयल ऑफ विट्रल है उसका फॉर्मूला बताओ, या फिर तुम्हारा जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, सोडा एस है, इस टाइप के फॉर्मूलों से भी क्वेश्चन आता है। तो एसिड बेस सोल्ट भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी से पूछता है, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटलर्जी क्या है और क्या है, ये एलॉय वगैरह, ये सारी चीजें वहां से, यही सेम सिलेबस ही होता है। हर टीजीटी साइंस का सिलेबस वही सेम है। तो केवीएस का सिलेबस यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कि मेटल और नॉन मेटल से भी मेटलर्जी और एलॉय इनसे ही क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज आ जाती है मेटल एंड नॉन मेटल की। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से डाइपोल मोमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इथेनॉल, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं इनके बारे में भी यहाँ पर क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। कंप्लीट 8 यूनिट उसने मेंशन करके दे रखी है, बिल्कुल सारी इंपॉर्टेंट यूनिट ही उसने क्या की है, मेंशन की है यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी में उसने सिर्फ सेल चैप्टर को ही दे रखा, सेल साइकिल नहीं दे रखा, बट अगर तैयारी कर रहे हो तो सेल साइकिल को साथ में कर लेना। सेल चैप्टर यहाँ पर दे रखा उसने, ठीक है। सेल के बारे में जितना तुम्हें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी है, लाइसोसोम क्या होते हैं, सेल के सारे ऑर्गन है, उनके बारे में वो क्या काम करते हैं, कैसे को किसका काम क्या है, जैसे पावर हाउस है वो कौन होता है, मतलब ये सारी चीजें, सारी सेल के बारे में तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। सेल के बारे में साथ में मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगी कि सेल साइकिल के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन डीप तक भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू दे रखा उसने। टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, दोनों टिश्यू के बारे में तुम्हें पढ़ना है। एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, कहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद है बच्चों लाइफ प्रोसेस। उसके बाद है तुम्हारी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक तुम्हें करने हैं वो करना न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन करना है प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो करना है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सारा रेस्पिरेशन, उसमें कैसे हम सांस लेते, कैसे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी तुम्हें करना है। नेक्स्ट हमें जो करना है ट्रांसपोर्टेशन। के चारों टॉपिक तुम्हें यहाँ पर करने हैं लाइफ प्रोसेस में। बेसिक टॉपिक है, ये सारे टॉपिक तुम्हें लाइफ प्रोसेस के अंदर करने हैं, बिल्कुल डीप तक करने हैं। ये नहीं कि 10th तक किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। अलग अलग यूनिट बनाकर पढ़ना है। ये नहीं कि लाइफ प्रोसेस 10th का उठाया और कंप्लीट कर दिया, अलग टॉपिक बनाना है तुम्हें, अलग अलग से पढ़ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और जो रेस्पिरेशन और हमारे पास एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें तुम्हें अलग से ही पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा नर्वस सिस्टम बनता है, वो तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन। प्लांट में भी रिप्रोडक्शन करना है, एनिमल के अंदर भी रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन तुम्हारा अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो तुम्हें यहाँ पर रिप्रोडक्शन अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर मेंडल का लॉ पूछा जाता है, मेंडल का लॉ ही इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, तो ये टॉपिक भी तुम्हें यहाँ पर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद है फूड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड प्रोडक्शन, डिजीज वगैरह भी आ जाती है इसी के अंदर, तो इसको ये भी एक अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा यहाँ पर बनता है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फूड प्रोडक्शन से भी पूछता है। उसके बाद एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या पूछ सकता है, इकोसिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट, इकोसिस्टम से क्वेश्चन बनता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप के टॉपिक दे रखे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस है। सेल है, टिश्यू है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन, अवर इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हारा ये मेंशन करके उसने दे रखा है। उसके बाद अपना फिजिक्स का सिलेबस। उसके बाद अपना फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक अपना होता है मोशन एंड मेजरमेंट, जो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स के अंदर। मोशन एंड मेजरमेंट को तुम्हें अच्छे से करना है। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के तीनों लॉ और फोर्स के बारे में यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कौन सा इनर्शिया बोलते हैं, मतलब हर चीज पढ़नी है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, सारी चीजें पढ़नी है। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें भी पढ़नी है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अकेला ही 3 से 4 क्वेश्चन अकेला ही ले लेता है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं ग्रेविटेशन से, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी टॉपिक है। जी की वैल्यू से काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। उसके बाद अपना साउंड चैप्टर, साउंड चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ईजी
इजी है हमारा जो साउंड चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है फ्लोटेशन, इसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर के बारे में तुम्हें सारी चीजें पढ़नी है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, प्रेशर के बारे में तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। बायोन्सी फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये फ्लोटेशन में ही सारी चीजों के बारे में तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद करंट, इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, जूल्स इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें करंट के बारे में तुम्हें यहाँ पर पढ़नी है। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में तुम्हें पढ़नी है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं वो सारे यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये तुम्हारा केविस का सिलेबस था, ये तुम्हारा केविस का सिलेबस था। कल मैंने एस्टेट का सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर एस्टेट होता है उसका सिलेबस मैंने मेंशन किया था। तो बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस है तुम्हारा केविस टीजीटी साइंस का, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है एस्टेट के सिलेबस में और केविस टीजीटी साइंस के सिलेबस में। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं, एस्टेट में भी अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाते, केविस में भी अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाते। तो जो बच्चे कंफ्यूज है कि मैं केविस की तैयारी करूं या फिर एस्टेट की तैयारी करूं, तो उनके लिए मैं बता देती हूं, अगर तुम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो केविस की तैयारी तो ऑटोमेटिक तुम्हारी हो रही है, ठीक है। और जो तुम्हारा जो पेपर है एस्टेट का वो पहले होना है केविस से, तो केविस की तैयारी भी तुम्हारी ऑटोमेटिक हो रही है। तो जो ये केविस का सिलेबस है बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जो तुम्हारा हर एक सिलेबस, हर एक टीजीटी जहां पे भी साइंस पूछी जाती सबके अंदर लगभग सिलेबस वही मेंशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तुम एक पेपर की तैयारी कर रहे हो तो साथ में तुम्हारे सारे पेपर की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। तो इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो केविस का सिलेबस यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोले थे एक बार मेंशन कर दो कि क्या पूछा जाता है केविस के अंदर। किसी ने आज तक कोई पेपर भी नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेबस होता है वो वही है, कुछ अलग सिलेबस नहीं है। क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन किसी में बिल्कुल सरफेस से पूछता है, किसी में डीप पूछता है। जैसे हमारा सीटेट है उसमें थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे और जो टेट एग्जाम है, एस्टेट है, केवीएस है, DSSB, उनमें थोड़ा डीप पूछा जाता है, 1-2 को भी टच कर लेता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस था। आई होप तुम्हें क्लास पसंद आई होगी, सिलेबस को तुमने देख लिया होगा। बाकी जो इसकी PDF फॉर्मेट टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।